हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नटवाला भैया। हाँ जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं जी इंटरनेशनल बिजनेस के दिसंबर में आपके 2023 में जितने भी सवाल पूछे गए ना उन सारे की चर्चा आज हम करने वाले हैं। दिसंबर वाला शिफ्ट भी होगा, जून वाला शिफ्ट भी होगा और मार्च वाला शिफ्ट भी होगा। ये सारे शिफ्ट जो होंगे उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर वाले में सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए क्या करेंगे सर, इंटरनेशनल बिजनेस के आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। चले क्वेश्चंस करें, मजा आएगा जी सर। चलते हैं, एग्जाम नजदीक आ रही है, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं नहीं जी। चलिए, एग्जाम के नजदीक आने के साथ साथ आपको एक बात ये भी बता दूं कि भाई साहब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जैसे अभी ये अभी देखो ऑनलाइन कर दिया सारा चीज, सॉरी ऑफलाइन कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन कर दिया सारा चीज। तो ऑफलाइन कर देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफलाइन की। ऑफलाइन की प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा सा खर्च भी करने पड़ेंगे। क्या कि सर आपको लास्ट में ना 10 सेट एटलीस्ट मार के जाना है। किसका सर, आपको हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन जो है पीडीएफ निकाल लेने और पीडीएफ निकाल के फिर उसको बना के जाना है। तब आपको क्या होगा, वहां प्रैक्टिस करने में इजी होगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 150 क्वेश्चन का जो आपका ओएमआर शीट है वो डाल दिया है, उसको भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ये बता रहा था कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपकी ऑन रहे। और सबसे बड़ी बात कि अपना परिवार जो है वो 1000 का हो चुका है, यानी 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। धीरे धीरे यही आगे बढ़ाएगा हमें। ठीक है, चलिए, तो आप लोग का सीरियसली थैंक यू सो मच। चलिए, अब आगे चलते हैं। सर आप क्या नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा सर, वहां पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिल जाएंगे और बैच भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। आई फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर attributed to the weakening of इंडियन रूपी। बोल रहा भाई साहब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंडियन रूपी को कमजोर कर रहा है, वीक कर दे रहा है, कौन सा कारक जिम्मेदार है उसके लिए। तो आइए उस कुछ कारक दिए गए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारक दिया गया, कह रहा रूपी पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में रूपी पेमेंट के लिए अगर करेंगे तो देखो एक तरह से हो सकता है, लेकिन भाई साहब रूपी पेमेंट करने पर इंटरनेशनल ट्रेड में वीक नहीं कर रहा है वो। उसका रीजन क्या है, दूसरा रीजन जो देखो इसका, राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। अगर कॉस्ट इंपोर्ट मतलब हम लोग सामान मंगवा रहे हैं और कॉस्ट बढ़ा रहा है, इट मींस जो पैसा अपने देश में कम में हो जाता वो पैसा हमें झूठ में बाहर के देश को देना पड़ रहा है। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी रुपये का जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगा, है ना। जैसे अगर कोई सामान हमारा इंडिया 10 रुपए में प्रोडक्शन कर सकता है, तो वही सामान जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो 18 रुपए लग जाएगा। तो सोचो 8 रुपए का झूठ-मूठ का लॉस हो गया ना हमारा। किस चीज के लिए सर, नहीं हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसके लिए। तो कभी भी जब हम एफडीआई की बात करते हैं, जब हम अपने कंपनी के रिजर्व को बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमें हमेशा सरप्लस में चलना चाहिए। और क्या होगा, जब हम अपना खुद का आपका गुड्स प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कॉस्ट आएगा, और उस बेस पर जब हमसे लोग सामान खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, इंडियन रूपी मजबूत होगा। लेकिन यहाँ वीक करने का रीजन क्या है कि पहला आपका इंपोर्ट जो है आप उसका कॉस्ट को बढ़ा देना। तो इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ाएगा तो भाई पैसा वहां वाला देना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका से सामान मंगवाओगे तो अमेरिका से सामान मंगवाओगे तो डॉलर के दे तुमको देना पड़ेगा। डॉलर के फॉर्म में अगर तुम दोगे तो इंडियन रुपए की वैल्यू जो है घट जाएगी। तो बी तो एक ऑप्शन सही है। तो पहले जिसमें बी नहीं है उसको हटा दें। सर देखो इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, हटा दो। ठीक है, अब देखो सी सी दोनों में कॉमन है। तो वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, अगर ट्रेड डेफिसिट भी होगा भाई साहब तो आप कैसे करोगे, देखो व्यापार में सरप्लस हो तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नेगेटिव चल रहा है तो भाई साहब कैसे हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, ये बताओ, है ना जी। तीसरा क्या है, ओपनिंग ऑफ रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स। आप देखो रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या है, SRVA होता है, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स, जिसमें क्या होता है हर जैसे बैंक जो है ना, आरबीआई ने क्या बोला 2022 में जुलाई के बाद, बोला भाई साहब इंडियन का बैंक के जितने भी अकाउंट हैं उसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स ओपन किए जाएं जो फॉरेन करेंसी को लेकर डील करे। ठीक है, उसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है, इसको बोलता है SPSRVA। ठीक है, स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स। अब ये क्या करता है,
अगर ये अकाउंट ज्यादा खुलेंगे तो भाई साहब फॉरेन करेंसी, जो हमारा करेंसी अपना है वो फॉरेन में चला जाएगा, तो उससे भी क्या होगा सर, इंडियन रुपी वीक होगा। तो ये हो गया डी। रुपी यूपीआई पेमेंट्स करेंगे ओवरसीज ट्रांजेक्शंस के लिए, तो भाई साहब ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि यूपीआई ट्रांजेक्शंस इंडिया, यूपीआई पेमेंट जो है इंडिया के लिए, तो वो तो ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और ये गया तो बी, सी और डी, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या था सर, कह रहा साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ये था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम सुना है जी सर। तो वैसे ही कुछ कंट्रीज मिलकर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, कुछ भी, मतलब जिस लेवल पर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जहां कुछ कंट्रीज आपस में बिना कुछ लिए दिए आप व्यापार करती हैं, मतलब पैसा लेना ही है, लेकिन टैक्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें रिलैक्सेशन मिलती है। अब साफ्टा कह रहा है कैटेगराइज मेंबर एज ए नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्शन स्टेट्स और लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो देखो, एक तो है नॉन लीस्ट डेवलपमेंट, एक है लीस्ट डेवलपमेंट, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया साफ्टा में कि कौन कौन देश नॉन लीस्ट डेवलपमेंट होंगे और कौन कौन देश लीस्ट डेवलपमेंट में आएगा। तो आप बोला है आइडेंटिफाई करिए NLDCS, मतलब नॉन लीस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्शन स्टेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। आओ देखो, इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो तीन देश है ना, ये नॉन लिस्ट वाले में आते हैं। कौन कौन सा, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि BCE है यहीं पे, है ना, वही है ना, BCEDB, सॉरी डी है, सॉरी ED और B है ना, C तो कहे नहीं, EDB यानी कि आपका डी नंबर। चलिए क्या कह रहा है देखिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैटेगराइज इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एज ए नॉन लिस्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड द अदर कंट्रीज इन साफ्टा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड नेपाल which are categorized in least development contracting stage। तो आप याद रखिएगा कि लीस्ट वाला कौन है, 5 इधर है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, सॉरी 4 है, ठीक है, और उसमें 3 जो उधर आपका कौन कौन सा, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो NDLC है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चले, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड MNC गुड्स। पूरा कौन सा ऐसा कारक है कि भैया घरेलू और बहुराष्ट्रीय वस्तुओं के बीच का प्रतिस्थापन बताता है, निम्नलिखित में क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के बदले दूसरा यूज किया जाना चाहिए, है ना, इसी सब्स्टिट्यूट का यही मतलब होता है जी। तो अब क्या है, बहुत सारे MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनके भी गुड्स होते हैं और डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स बनते हैं। ठीक है जी, अब वो कह रहा है रीजन बताओ क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लोग। ठीक है, क्या होगा रीजन इसका, तो सबसे पहला बोल रहा है इंक्रीज नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स ड्यू टू द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया डोमेस्टिक से MNCs पे जाने का एक रीजन क्या हो सकता है कि अगर आपको फॉरेन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है, उनका चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि भैया इसकी वजह से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। दूसरा, नो नीड टू कंडक्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स। क्या बात कर रहे हो यार, ये अगर नहीं करेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भैया मेरा गुड्स क्या है और MNCs का गुड्स क्या है। तो ये इसीलिए ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये बात नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नीड है एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करने की। तीसरा क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैविंग फॉलन टू वेरी लो लेवल्स फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। देखो क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गया है इंटरनेशनल लेवल पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में। तो इसका ये एक रीजन हो सकता है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता नहीं है बहुत ज्यादा, तो हम प्रोडक्ट वहां से मंगा लें, इजीली अवेलेबल है ना। तो ए और सी ये तो अभी तक है, आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेवल, ऐसा तो नहीं है कि भैया सब रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेवल, ये भी गलत बात है। टेस्ट आर कंसिस्टेंट, नहीं, टेस्ट अगर कंसिस्टेंट होगा तो भैया फिर डोमेस्टिक से ग्लोबल क्यों जाएगा, कुछ तो चेंज मिलता होगा जी। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी कि ये दोनों की वजह से क्या होगा सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आ जाएगा, मतलब MNCs और डोमेस्टिक लेवल पे चेंजेस दिखेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट चले, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मोस्ट इनोवेशन आर इंक्रीमेंटल। 100%। कोई भी इनोवेशन इंक्रीमेंटल होता है ना भैया, धीरे 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 वृद्धि करते रहता है, इंक्रीज करते रहता है। अब जैसे मान लो कोई इनोवेशन पहला बार आया था, आईफोन ही ले लो, आईफोन आया तो आईफोन 14, 13, 12, 8, 9 हुआ होगा, फिर उसके बाद जाके 16 प्रो, 17 प्रो जैसे आ रहा है, तो अपडेट्स होते रहते हैं ना। वही कह रहा है इनोवेशन क्या है, इंक्रीमेंटल है। कोई भी चीज जो बढ़ती है वो बढ़ते रहता है, तो इनोवेशन एक तो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा कह रहा है मोस्ट इनोवेशन इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियाज। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम इनोवेशंस होते हैं वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए होते हैं, है ना, आइडियाज के कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए होते हैं। ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है इनोवेशंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन आइसो क्वांट्स। क्या बात कर रहे हो यार, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक राइवलरी एंड ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। ये भी गलत बोल रहा है। इनोवेशन का जब इंट्रोडक्शन होता है तो हम दोनों तरह से डोमेस्टिक राइवलरी और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, द रिस्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इज यूजुअली हाई। 110%। किसी भी चीज को इनोवेट करने में उसमें रिस्क जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जब बॉल आ रहा होगा ना तो 999 बॉल बनने के बाद एक बॉल आया था, सोचो कितना रिस्क था। ठीक है, तो ये कह रहा है, बात समझ में आया जी सर। तो आंसर होगा ए, बी और ई, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए अब चलते हैं, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस अंडर गैट WTO इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो गैट था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ना कुछ कुछ आपके राउंड्स हुए थे, है ना, जिसमें आपको फेमस उरुगे राउंड एक है ना, टोक्यो राउंड है, जैसे बहुत दोहा राउंड है, बहुत फेमस है जी सर। तो उसमें मोटा सीक्वेंसाइज करिए कि कौन ऑर्डर कैसे हुआ था। तो अगर हम बात करें नीचे देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ईयर्स 8 राउंड्स टैरिफ नेगोशिएशन वर हेल्ड बिटवीन 1947 से 1994 तक। 1947 से 1994 तक 8 बार नेगोशिएशन हुआ था, राउंड्स हुए थे। तो पहला राउंड जो था वो था जेनेवा में, ठीक है, दूसरा था एनएनसी, तीसरा था टर्के, चौथा था फिर जेनेवा, फिर जिसको हम लोग 1960 को डिल्लो राउंड बोलते हैं, द कैनेडी राउंड 1964-67 में हुआ, फिर टोक्यो राउंड हुआ, फिर उरुगे राउंड हुआ। देख रहे हो जी सर। अब आ जाओ, यहां सबसे पहले देखो क्या है सर, सबसे पहले दोहा से पहले भी एनएससी हुआ था, ठीक है, क्या था, एनएससी सबसे पहले था। उसके बाद देखें सर, उसके बाद जो हुआ एनएससी के बाद टर्के, तो डी हो गया। टर्के के बाद फिर क्या सर, टर्के के बाद आपका कैनेडी कहीं है, देखो कैनेडी, ठीक है। और उसके बाद हुआ सर आपका टोक्यो के बाद हो गया कैनेडी, हो गया कैनेडी बाद टोक्यो के बाद दोहा। तो यानी कि सी डी ए ई बी, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, बात सही समझ में आई जी सर। चलिए, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स identify the one under which the delivery of goods to the named place destination discharge take place at the seller expense. Buyers assume the cargo insurance, import custom clearance, payment of customs duties, tax and other cost are risk. तो बोला भैया इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में हमको वो चीज क्या करिए जिसके तहत निर्दिष्ट गंतव्य स्थान पर माल की डिलीवरी विक्रेता के खर्च पर होती है, ठीक है। खरीदार क्या करता है सॉरी, कार्गो, बीमा, आयात, कस्टम, इन सब चीज की ध्यान रखता है और इसका भुगतान करता है, इसका जोखिम उठाता है। तो सेलर्स के लिए अगर हम बात करें ना तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, कैरेज पेड टू, कैरेज ढुलाई जो काम किसका है सर, वो सेलर का है। तो इसीलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, कैरेज पेड टू, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब है मैच द कॉलम, क्या है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दिया हुआ है और एफडीआई का परमिटेड ऑटोमेटिक अंडर ऑटोमेटिक रूट दिया हुआ है, ठीक है। देखो
एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो दो रूट होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट रूट, एक होता है भाई साहब बोथ रूट। ठीक है, बात समझ में आई? ये हम लोग जब एफडीआई पढ़ रहे थे तो क्लियर पढ़े थे, वही उसी की बात यहां कर रहा है कि भैया नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या होगा और उसका एफडीआई का ऑटोमेटिक रूट क्या है उसकी बात, और कितना क्या परसेंट है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, चलो तो कह रहा है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर की बात कर रहा है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो ये जो है अगर ट्रेडिंग इस पे करते हैं तो भाई ये तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, एक का 2 हो गया। चले जी, दूसरा है मल्टी ब्रांड रिटेलिंग ट्रेडिंग। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो है वो क्या है सर? वो 51% तक पहुंचेगी। कितना? 51% तक। फिर सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन, ये क्या है सर? ये जो है 100% आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू प्रोवाइड है, और पेट्रोलियम जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट में वो 49% तक है। तो एक का बी, फिर बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड नंबर ऑप्शन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलें। आइए सर चलते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? कह रहा फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के लिए क्या? इट इज आर्ग्यूड दैट, आर्ग्यू किया जाता है कि लोकेशन इन क्वेश्चन में जो लोकेशन है अट्रैक्ट्स एफडीआई, क्या करता है? एफडीआई को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इट कंबाइंस यूनिक एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दिए गए जो लोकेशन के क्वेश्चंस को अट्रैक्ट करते हैं एफडीआई करने में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो लोकेशन बड़ा फैक्टर रखता है, कहीं भी एफडीआई के लिए भी हो या नेशनल लेवल के लिए भी हो, अगर लोकेशन सही रहा तो इन्वेस्ट करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है जी, तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एडवांटेज मिलेगा देखिएगा। इसमें जो मिलता है वो पहला जो है इंटरनेशनलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है। किसका मिलता है? इंटरनेशनल लेवल पर हमको करना है उसका। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यहाँ कोई रोल नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए लोकेशन की जरूरत नहीं है। नॉलेज का एडवांटेज कुछ नहीं, ऑनरशिप एडवांटेज मिलता है। ठीक है, और लोकेशन का एडवांटेज, OLI याद रखिएगा, ऑनरशिप, लोकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए तो बात करें ए, डी और ई की, ये है ना, तो EAD बी नंबर। अब नेक्स्ट है, कह रहा है डिफाइन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में implemented by the Director General of Foreign Trade has main aim to mentor new and potential exporter, नया और potential exporter को क्या करना? mentor करना through the intricacies of foreign trade, through the counseling, training and outreach programs so that they can get into the international trade। तो भैया बोल रहा है कि उसका क्या नाम है, कौन सा स्कीम के तहत जो है ये इंप्लीमेंटेशन किया जाता है DGFT के द्वारा, और इसमें उसका क्या नाम है बताइए? इसमें काउंसलिंग ट्रेनिंग सब होती है, उसको बोलते हैं निर्यात बंधु स्कीम। क्या बोलते हैं? निर्यात बंधु स्कीम। इसके बारे में मैंने पढ़ाया है क्लास में, आप इसको जाके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट चले, कह रहा है एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड एज अ राइडर। ठीक है, एक्सपोर्टिंग फर्म जो है वो क्या? राइडर। वेयर द अदर फर्म इज एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द टारगेट कंट्री इज टर्म्ड एज कैरियर। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, देखो यार ये चीज क्या है ना, ध्यान समझो। क्या होता है, जिस कंट्री से दो कंट्री है, एक कंट्री में क्या होगा, किसी कंपनी का बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, वो हर जगह सामान अपना बेच रही है। अब दूसरी कंट्री क्या है जो आउट ऑफ दी मतलब जैसे इंडिया अगर बात करो अमेरिका की, तो अमेरिका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रही है। अब इंडिया को सामान अपना कोई कंपनी का वहां बेचना है, तो इंडिया बोल रहा है भाई उस कंपनी के पास मेरे पास इतना पैसा एक्सपेंस नहीं है, या कोई जो भी रीजन हो, वो बोल रहा है ऐसा करो कि तुम तो सामान बेच ही रहे हो, मेरा भी सामान पहुंचा दो। ठीक है, क्या करो? मेरा भी सामान पहुंचा दो। तो इंडिया वाली कंपनी ने फॉरेन वाली कंपनी का क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज किया। इस तरह की चैनल को कहा जाता है, इस तरह की एक्सपोर्टिंग कहा जाता है पिगी बैकिंग। क्या कहते हैं? पिगी बैकिंग। ठीक है, जहां पे एक देश का जो कंपनी वाला है दूसरे देश के कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करके अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या सेल करता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब चलते हैं जून शिफ्ट 1 में 2023 का क्या है। क्या लिस्ट है? 80 कियरने ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स में। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल्स दिया गया है, इसको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो भाई साहब इसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में FDI कर लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर्सनल इंटीग्रेशन, तो सर इंटरनेशनल
ट्रैवल एंड टूरिज्म है ना, आप घूमने तो अकेले जाओगे, अकेले नहीं मतलब तुम अपनी वाइफ के साथ भी, गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, सर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात अगर किया जाए तो आ जाएगा इंटरनेट यूजर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में रेटिफिकेशन और मल्टीलैटरल ट्रीटीज आ जाएंगे। तो ए का थर्ड है ना, बी का 1, सी का 2, डी का 4, यानी कि दूसरा नंबर है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, कह रहा है which of the following one considered as a supply factors affecting the foreign direct investment। तो कौन सा ऐसा सप्लाई फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा एफडीआई के फ्लो को, ठीक है, बात सही है। तो क्या कस्टमर का एक्सेस एफडीआई का फ्लो को इंपैक्ट करेगा, सर ऐसा होता है, कस्टमर रहेगा तब कैसे, कस्टमर का एक्सेस कैसे कर सकता है किसी भी बिजनेस के लिए, कस्टमर एक्सेस ही तो भाई सब ठीक रहेगा, तो ये तो कोई दिक्कत यहां तो नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस चीज को प्रायोरिटीज देते हो इकोनॉमिकली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफडीआई के लिए, कौन सा चीज होगा, तो ये तो इसमें 100% जाएगा। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, भाई साहब रिसोर्स अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है, नहीं सर बिल्कुल मतलब नहीं है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं उससे, उसका रिसोर्स अवेलेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, सप्लाई फैक्टर के लिए बोला ना। अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, हाँ ट्रेड, अगर ट्रेड बैरियर को अगर अवॉइड कर दिया तब तो फिर ठीक बात है ना, कोई बैरियर नहीं लगेगा। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक भी एक फैक्टर है एफडीआई के लिए, सप्लाई फैक्टर के लिए, जो आपको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो बी, डी और ई ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, कह रहा है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। वन ऑफ द सच एसोसिएशन इज नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी क्या है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, किस किस कंट्रीज के बीच में है वो कह रहा है। तो इसका था यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स है ना, कनाडा और मैक्सिको एग्रीमेंट, क्या है ये यूएसएमसीए, जिसको आप नाफ्टा को नाम क्या दीजिएगा, यूएसएमसीए एग्रीमेंट कहा गया, यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा मैक्सिको एग्रीमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेड फॉर। फिर से देख लो, कह रहा है कौन से फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट के चेंजेस में गोल्ड और फॉरेन करेंसी को ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट किया जाता है। मतलब देखो अगर हम बीओपी की बात करें, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में कुछ अकाउंट होते हैं जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ये आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है ना, होते हैं जी सर। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसमें आपके एफडीआई एफपीआई होता है जी सर। अब इसी की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में एक ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट भी होता है जो हमारे फॉरेन के रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन जो गोल्ड और फॉरेन करेंसी को मैनेज करेगा उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम लोग विजिबल और इनविजिबल में रखते हैं, फिर है इनकम अकाउंट और फिर है यूनिलैटरल ट्रांसफर। और यहाँ लॉन्ग टर्म में देख लीजिए कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म और ऑफिशियल फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये जो है वो फॉरेन रिजर्व के लिए माना जाता है, ठीक है। चलिए खत्म कहानी जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु वाज द ओपिनियन दैट लेबर वाज फादर ऑफ वेल्थ एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। देखो भाई कौन इंसान जो है ये स्टेटमेंट दिया कि लेबर क्या है, फादर ऑफ वेल्थ है और उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए नेशनल वेल्थ में। तो ये बात कहे हैं भाई साहब विलियम पेटी ने। किसने कहा, विलियम पेटी ने। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विलियम पेटी एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे और उन्होंने बिलीव किया कि लेबर वाज द फादर ऑफ वेल्थ। उन्होंने बिलीव क्या किया कि लेबर फादर ऑफ वेल्थ है और शुड बी इंक्लूडेड इन एनी एस्टिमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ में इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। पेटीज का जो थीसिस है वाज द फैक्टर्स अदर देन लैंड एंड पॉपुलेशन वर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ नेशन वेल्थ। तो जो इनका थीसिस है उसके बेस पर उन्होंने बताया कि भैया जो लैंड और पॉपुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि नेशन के वेल्थ को, ठीक है,
सो उन्होंने बिलीव किया, ही बिलीव दैट लेबर वाज ए कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और उन्होंने क्या बिलीव किया कि जो लेबर हैं कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हैं, और दैट नेचुरल एडवांटेज इन आर इनसफिशिएंट विदाउट इट, और जो नेचुरल एडवांटेज है वो इनसफिशिएंट है बिना उसके। तो क्या कह रहा है, पीटी फेमस एक्सप्रेशन लेबर इज द फादर एंड एक्टिव बीइंग वेल्थ, ये फेमस उसका एक्सप्रेशन था, एंड एज द लैंड इज मदर, और लैंड को उन्होंने मदर कहा है। तो याद रखिएगा लेबर को फादर और लैंड को मदर कहा है विलियम पेटी ने। चलिए अब चले नेक्स्ट, क्या कह रहा है देखें, कह रहा है विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना, नेशन, यही है, इसकी बात कर रहे हैं जी सर। अब इसको बोल रहा है कि इसके मेंबर्स कौन सा है, एक ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं इसकी बात करना है। तो इसके मेंबर देख लो, 10 मेंबर है, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। देखो अब यहां पूछा है कौन सा ग्रुप में इसमें है, तो लाओस तो है 100%, लाओस दिख गया, कंबोडिया सर कंबोडिया भी है, ब्रूनी सर ब्रूनी भी है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चल अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स क्या, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड आल्सो इंप्लीमेंट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। 100% डीजीएफटी की तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखती है। हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न्स द डीजीएफटी, भाई साहब कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है, तो सर इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है डीजीएफटी को देखती है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताया जाए। चलिए क्या रहा देखिएगा, दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक को असर्शन दूसरे को रीजन कहा गया है, क्या असर्शन और रीजन कहा गया है, ठीक है जी सर। चलिए अगर हम बात करें असर्शन और रीजन की, तो पहला क्या है, बाय रिमूविंग बैरियर्स नेशनल मार्केट ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू हायर बिगर ट्रेडिंग एरिया। 100% अगर आप बैरियर को हटा देंगे तो नेशनल मार्केट का के लिए एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप बैरियर हटाया नहीं हटाएंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे। बैरियर जैसे हटाया तो दो, अब सोचो इंडिया में बहुत सारा बैरियर लगा दिया तो इंडिया में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे बैरियर हटा दिया, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बातें खुल गई, तो फिर कंपटीशन क्या होगा सर, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला तो सही है। रीजन क्या कह रहा है, इंक्रीज कंपटीशन कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म, ऐसा नहीं है यार। अगर बात करें ना, जैसे अगर इंडिया में ट्रेड बैरियर हट गया तो यहाँ के लिए कंपटीशन, यहाँ का कंपटीशन फिर नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल से होने लगेगा, और इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजें बेहतर निकल के आएंगी, है ना। ऐसा नहीं होगा यहाँ चीज खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका डोमेस्टिक लेवल का चीज अच्छा होगा तो वो इंटरनेशनल लेवल तक चला जाएगा। तो दूसरा रीजन गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं। Published by UNDP, United Nations Development Program, the Human Development Index (HDI) is summary measure of human development. It measures the average achievements of a country and in three basic dimensions of human development and include the following. मोटा ये तीन चीज देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखने के लिए, तीन चीज मेजर करता है और तीन चीज के बेस पर यूएनडीपी क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है, पब्लिश करता है। क्या क्या है वो सर, वो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये तो है। इसके साथ साथ इनकम और ऑक्यूपेशन नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है, इनकम और ऑक्यूपेशन नहीं। एजुकेशन सर, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन है, हेल्थ तो है, ऑक्यूपेशन नहीं होगा। फिर हेल्थ, एजुकेशन और ये देखो हेल्थ और एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों के बेस पर क्या करता है यूएनडीपी रिपोर्ट निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर ऑफन बीन अलाउड एंड जस्टिफाइड टू काउंटरैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिसेस। तो बोल रहा भाई साहब कि प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कौन सा जो जस्टिफाइड काउंटरैक्ट डंपिंग प्रैक्टिसेस को अलाउ किया जाता है। देखो चार तरह की डंपिंग की बात किया जाता है। तो जब सबसे पहले डंपिंग समझे, डंपिंग होता है जब आप
किसी भी प्रोडक्ट को अपने कंट्री के कॉस्ट प्राइस से किसी अदर कंट्री में जाकर अपने कंट्री के कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेच देते हैं, उससे भी कम में बेच देते हैं, उसको कहते हैं डंपिंग। ठीक है, अब 4 तरह की डंपिंग है, तो 4 तरह की डंपिंग है, उसको उसकी बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पोरेडिक डंपिंग है, इफ कह रहा है स्पोरेडिक इज प्रैक्टिस इफ द कंपनी हैज अ लार्ज अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो स्पोरेडिक डंपिंग उसको बोलते हैं जिसके पास बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा होता है ना, और उसका माल बिक नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को कॉस्ट से भी कम में बेचना शुरू कर देते हैं, ये टेम्पोररी होता है। ठीक है, प्रीडेटरी बोलते हैं जब कंपनी रेगुलरली सेल्स करता है फॉरेन मार्केट में लोअर प्राइस में, फॉरेन कंपनी लोअर प्राइस पर हमेशा सेल कर रहा है, तो उसको प्रीडेटरी डंपिंग बोलते हैं। और परसिस्टेंट तो आपको क्या होता है, ये कंसिस्टेंटली, मतलब ये परमानेंट होता है, इज मोर परमानेंट देन प्रीडेटरी। प्रीडेटरी से ये मोर परमानेंट है, वेयर सेल्स इज कंसिस्टेंटली एट लोअर प्राइस। और रिवर्स डंपिंग बोलते हैं जब आप, अभी देखो डंपिंग क्या हुआ कि हम इंडिया का में सामान प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारा 10 रुपए कॉस्ट है, हम अमेरिका गए उसको 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिए। ठीक, लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो कि अपनी कंट्री में उसको और कम करके बेच दो, उसको बोलते हैं रिवर्स डंपिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स डंपिंग। ठीक है, तो यहां पूछा क्या है कि भैया प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर ऑफन बीन अलाउड टू जस्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिस। तो ये होगा प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या, प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रीडेटरी है। क्यों प्रीडेटरी, क्यों सर, प्रीडेटरी जो होता है वो लोअर प्राइस पर हमेशा सामान बिकता है ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल चलिए। कह रहा है which of the following are likely to lead an appreciation in the value of a current country currency। तो भाई साहब कौन सा ऐसा नीचे दिया गया लीड है जो अप्रिशिएट करता है कंट्री की करेंसी की वैल्यू को। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि 2 फैक्टर है। क्या कह रहा है, द फैक्टर दैट आर लाइकली टू लीड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी आर, एक तो है हाई रियल इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है, कह रहा दिस इज बिकॉज द हाई रियल इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ज्यादा रियल इंटरेस्ट रेट रहेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जो इंक्रीज कर देगा डिमांड को, है ना, फॉर द कंट्रीज करेंसी दैट कॉजिंग इट टू अप्रिशिएट। ठीक है, दूसरा लोअर इन्फ्लेशन। अब देखो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, और परचेजिंग पावर ज्यादा होगा तो भैया वो क्या होगा, कंट्री की करेंसी का वैल्यू बढ़ा देगा। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ए और सी। आंसर क्या हो गया, बी नंबर। क्या हो गया, बी नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, लोअर इन्फ्लेशन मींस द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी इज रिलेटिवली हायर, है ना, कंपेयर टू द अदर करेंसीज लीडिंग टू एन अप्रिसिएशन। इसके लिए अप्रिसिएशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एटी केयर ने फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, एक होता है एटी केयर ने जो फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है, ये बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन को मेजर करने के लिए। और इसके ये इज बेस्ड इन 12 वेरिएबल्स ग्रुप्ड इनटू 4 बास्केट। ये इसके 12 वेरिएबल्स हैं, इसको 4 बास्केट में क्या किया गया है सर, बांट दिया गया, ग्रुप कर दिया गया। वो 4 बास्केट क्या क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सर है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सर, पॉलिटिकल तो है सर, इसके बाद नॉलेज इंटीग्रेशन सर, नॉलेज इंटीग्रेशन नहीं है, नॉलेज इंटीग्रेशन नाम का और करके कुछ नहीं है, और सोशल इंटीग्रेशन भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट चलें, पर्सनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल। ये देखो ये 4 चीजें मैं दिखाऊं, देखो ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स, ठीक है, एटी केयर में देते हैं। क्या कह रहा है, एटी केयर ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जो एडवाइस देता है लार्ज कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में। ठीक है, 1926 में आया, यूएस के शिकागो में है, पब्लिश करता है फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन। ठीक है, तो और क्या, मोराइट एक्सटेंड एक्सेस द एक्सटेंट टू विच द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, पॉपुलस नेशंस के बारे में बताता है, बिकमिंग मोर और लेस ग्लोबलाइज्ड। एटी केयर ने फॉरेन पॉलिसी इंडेक्स मेजर करता है 12 वेरिएबल को, जिसको 4 भाग में बांटा गया। देखो क्या क्या था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक दिखा, पर्सनल दिखा, टेक्नोलॉजिकल दिखा और पॉलिटिकल, यही 4 की बात करता है बस। 72 कंट्रीज रैंक इन 2007 ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स में 72 कंट्रीज को रैंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा है सीक्वेंस
द कंडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशन एंड फैसिलिटेशन राउंड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। देखो ये तो अभी आया ही है ना, इसकी भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। आपको सीक्वेंस दिया गया है सर, चलिए आप देखिएगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो आया है वो है भाई साहब, थोड़ा नीचे कर देता हूं जी, सबसे पहले है जेनेवा राउंड। क्या हुआ था, जेनेवा राउंड 1947 में हुआ जी सर। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हो गया आपका कैनेडी राउंड। क्या है, कैनेडी कहां है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हो गया टोक्यो, टोक्यो राउंड डी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उरुग्वे राउंड, और लास्ट में हुआ था दोहा राउंड। तो ये हो गया आपका CADEB। चलो सेकेंड नंबर देख लो कितनी कंट्री ने क्या क्या किया था, एक बार इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्या कह रहा है नेक्स्ट में। द प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी अवॉइडेड बाय परसुइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसीज को, निम्नलिखित में किस नीति को अपना कर लगातार चालू खाता घाटे की समस्या से बचा जाता है, करंट अकाउंट का डेफिसिट से बचा जा सकता है। तो क्या क्या है भाई साहब, कौन कौन सा चीज अपनाएंगे, जो कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाएंगे जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ना जाएगा। तो आइए, इनकरेज सेविंग, सेविंग को इनकरेज करेंगे तो उससे क्या होगा, से पैसा भरा का भरा पड़ा रह जाएगा, पैसा का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब पैसा का सर्कुलेशन नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत वाली बात है। पैसा का सर्कुलेशन होने से डेफिसिट कम होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो पहला तो गया, तो जिसमें ए है हटा दो, ये गया। चलो अब बी, सी, और डी। तो भाई साहब बी अगर क्या है, बोल रहा है कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। हाँ, अगर फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट कम होगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर डोमेस्टिक करेंसी का डी वैल्यू करें तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो बी और सी, बी क्या इसमें, यानी कि आपका आंसर होगा बी, सी और ई, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार में भी ऐसा आंसर निकलता है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द पोटेंशियल बेनिफिट टू द एफडीआई टू होस्ट कंट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है मेजबान देशों को एफडीआई के संभावित लाभ में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, कौन सा संभावित लाभ दिखा सकता है, पोटेंशियल बेनिफिट एफडीआई में दिख सकता है होस्ट कंट्रीज को। किसको, होस्ट कंट्रीज मतलब सामने वाला कंट्रीज। हम तो मान लो इंडिया है तो इंडिया होम कंट्रीज हो गया, अमेरिका होस्ट कंट्रीज हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज कंपटीशन 100% होस्ट कंट्रीज को ये दिखाएगा, ठीक है। नहीं, होस्ट कंट्रीज उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। होम कंट्रीज और होस्ट कंट्री में होस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज जैसे इंडिया, और होम कंट्रीज फॉरेन वाला, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा एफडीआई से, वो बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी और इंक्रीज कंपटीशन, ये बात तो बिल्कुल सही है, एक्सेस मिल जाएगा फॉरेन की टेक्नोलॉजी का, ठीक है जी। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर ये तो फॉरेन में होगा, इसमें कोई इसका कोई रोल यहां नहीं है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हाँ बिल्कुल बात सही है, एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, ब्रीजिंग होस्ट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज गैप, ये तो हाँ ये भी होगा, होस्ट कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज गैप को वो ब्रिज करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ए, सी और डी, आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट चलें, आ जाओ, ये देखो कह रहा है कुछ इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरीज है और उसका जो थ्योरी दिया है उसका नाम है, बताओ कौन कौन दिया। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया है एडम स्मिथ, ठीक है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दिया है हक्सर-ओलिन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी दिया है आपका डी का 2, अच्छा हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिकेल पोर्टर दिया है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेमन वार्डन दिया है, क्लियर है। तो ए का 3, डी का 4, सी का 1, डी का 2। चलो ये हो गया बी नंबर। अब क्या है, which of the following economic narratives relate the trade between two countries the sign of economic their economies। तो इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं सर ग्रेविटी मॉडल। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी मॉडल, ये जो है ग्रेविटी मॉडल की बात करता है। चलो क्वेश्चन है which of the following drive growth of international business in digitally interconnected world। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल रूप में परस्पर जुड़ी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस को डिजिटली इंटरकनेक्ट करता है वर्ल्ड में, वो क्या क्या चीजें हैं आज देखते हैं, ठीक है। पहला स्टॉक कंजम्पशन इन ग्लोबल साउथ, ये बात तो बात सही है, जितना प्रोडक्ट का
कंजम्पशन होगा वो तो कनेक्शन होगा इंटरनेशनल बिजनेस में, बिल्कुल सही। दूसरा डायनेमिक एक्सचेंज इंटरेस्ट नहीं, ये सब कुछ नहीं, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कोई मतलब नहीं है। डी सी उसके बाद क्या, फॉरेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रमोटिंग रीजनल ग्रुप्स, हाँ ये भी बात है, फॉर्मेशन ट्रेड के व्यापार का अगर आप रीजनल ग्रुप्स में फॉर्मेशन करते हैं तो भी आपका क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस डिजिटली ग्रोथ होगा। फिर क्या है, रेगुलेटेड कैपिटल पोर्टफोलियो, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा ही और इंटरनेशनल बिजनेस का डिजिटली कनेक्ट होगा। तो ए, सी और ई आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर। लीजिए जी, आपका हो गया इंटरनेशनल बिजनेस का प्रीवियस क्वेश्चन खत्म। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से बना लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।